छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला, ये है मेरा फैसला। चलो, एक बेसुरे सिंगर के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, ठीक है। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति। सबसे पहला शब्द निक्षेपात्मक, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति मैंने पढ़ा दी है। नदी कौन कौन से कार्य करती है वो भी मैंने पढ़ा दिया है। ओवरऑल मैंने बताऊं तो नदी का हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ये, नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप। वो वीडियो देखना चाहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसमें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, तो आप आराम से बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। 2 घंटा 12 मिनट का वीडियो है वो, ठीक है, 2 घंटा 12 मिनट का, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सभी के सभी। और बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, मतलब इस तरीके से पढ़ना है कि मज़ा आ जाए भाई साहब, क्या आ जाए, मज़ा आ जाए। वैसे किसी का गुलाम नहीं है मज़ा, लेकिन आ जाए, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप। निक्षेपात्मक का मतलब आप समझ गए होंगे, निक्षेपण। निक्षेपण निक्षेपण का मतलब होता है जमा, क्या, जमा या जमाव। क्या होता है, जमा भी बोल सकते हो, जमाव भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, जमा भी बोल सकते हो, जमाव भी बोल सकते हो। देखो मैं समझाया था, 3 शब्द होते हैं, एक होता है अपर्दन, अपरदनात्मक या अपर्दन, एक होता है परिवहन, और एक होता है निक्षेपण, ठीक है। ये 3 शब्द है, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। तीनों के बारे में बताता हूं मैं, ठीक है। ये कोई हमारा पर्वत है, चाहे नदी में ले लो, चाहे पवन में ले लो, चाहे हिमनद में ले लो, चाहे परिहिमानी में ले लो, चाहे भूमिगत जल में ले लो, चाहे सागरीय तरंगों में ले लो, सभी में यही मतलब निकलेगा, अपर्दन का, परिवहन का, निक्षेपण का, ठीक है। ये धरातल है, इस धरातल पर यह कोई हमारा पर्वत है। यहाँ से चाहे पवन किसी के भी द्वारा इसको यहाँ से काटा गया, ठीक है। यहाँ से इस चट्टानों को, इस पर्वत की जो ये चट्टानें हैं, इनको यहाँ से उखाड़ा गया, ठीक है। सपोज डेट पवन के द्वारा या नदी के द्वारा इनको उखाड़ा गया, उखाड़ करके इनको यहाँ पर ले जाकर क्या कर दिया गया, यहाँ पर ले जाकर इनको क्या कर दिया गया, यहाँ पर ले जाकर इनको निक्षेपित कर दिया गया, यहाँ पर ले जाकर इनको जमा कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से उखाड़ा गया, यहाँ पर जमा किया गया, यहाँ पर क्या हुआ, अपर्दन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, निक्षेपण हुआ, बीच में क्या हुआ, परिवहन हुआ, ठीक है। उखाड़ के लेना, उखाड़ना, उखाड़ना क्या होता है, अपर्दन होता है। जमा करना क्या होता है, निक्षेपण होता है। बीच में जो काम होता है लाने ले जाने का, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है, परिवहन का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे निक्षेपात्मक स्थल रूप। देखो प्यारे प्यारे शब्दों में बहुत शानदार तरीके से। सबसे पहले पढ़ो निक्षेपण के कारण, कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से निक्षेपण होता है। निक्षेपण क्यों होता है भाई, नदी है, यहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर उठाई और ये नदी आगे बह के जा रही है, ठीक है, ये नदी बहती हुई जा रही है और इसमें ये कोई कंकड़ पत्थर है, ठीक है। तो उसको ले जाकर वो यहाँ जमा कर रही है, सपोज डेट अपने किनारे पर, यहाँ जमा कर रही है अपने किनारे पर। तो ये इसको किनारे पर क्यों छोड़ रही है, इसको ये आगे क्यों नहीं लेके जा रही, यही तो होगा निक्षेपण का कारण, कि भाई ये इसको आगे क्यों नहीं लेके जा रही, इसको यहाँ ये अपने किनारे पर या कहीं भी किसी मोड़ में क्यों छोड़ के जा रही है, क्यों जमा कर रही है, ये होगा निक्षेपण के कारण में। अब हम ये पढ़ते हैं कि निक्षेपण का कारण क्या है, चलो मेरे साथ। नदी में के जलमार्ग के ढाल में कमी, सभी समझाऊंगा, एक बार पढ़ लो पांचों के पांचों। नदी के जल में अधिक विस्तार, नदी के मार्ग में अवरोध, नदी के जल के आयतन में कमी, नदी के बोझ या अवसाद में वृद्धि। अब एक एक पढ़ कर करके पढ़ाता हूं मैं। सबसे पहले लो, कौन सा, नदी के जलमार्ग के ढाल में कम, ठीक है। एक नदी तो ये है हमारी,
और एक नदी ये है हमारी, एक नदी ये है हमारी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, दोनों नदियों में कुछ कंकड़ पत्थर है, यहाँ पर ये कंकड़ पत्थर है। इस नदी का जो ढलान है वो इस तरीके से बहुत तीव्र ढलान है, तो ये कंकड़ पत्थर बहुत तीव्र गति से बह के जाएंगे, बहुत तीव्र गति से बह के जाएंगे पानी के साथ। पानी के साथ तो है ही, साथ ये अपने आप गुड़ते हुए भी चले जा सकते हैं, यहाँ पर लुढ़कते हुए भी जा सकते हैं, गुड़ते हुए भी जा सकते हैं। बाकी नदी का जो ढाल है वो तेज है, तो पानी तेज स्पीड से बहेगा, तो ये जो कंकड़ पत्थर है वो बहुत अधिक लंबा सफ़र तय करेंगे। साथ में बीच में कोई बड़ा ही अवरोध आएगा, उसकी वजह से रुक पाएंगे, अदरवाइज ये कंकड़ पत्थर बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। बिल्कुल लास्ट में जाके जो ये सरफेस आएगा, किनारा जहाँ पर ये ढाल खत्म होगा, वहाँ पर जाके रुकेंगे। ठीक है, दूसरी बात करें इस नदी की जिसमें ढाल बिल्कुल कम है, इस वाली में, इसमें ये कंकड़ पत्थर है। ठीक है, और इसका ढाल कम है, और नदी का वेग भी सपोज दैट ज़्यादा तेज नहीं है, नदी का वेग बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ही तेज, तो ये आगे बहते रहेंगे। लेकिन नदी का वेग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, क्योंकि इसका ढलान नहीं है। कोई भी नदी हो, चाहे उसमें कितना ही पानी बहा लो, यदि जब तक उसमें ज़्यादा तेज़ ढलान नहीं है, तब तक उस नदी का जो पानी का वेग है वो ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाएगा। इसमें देखो कितना ढलान है, पानी बहुत स्पीड से जा रहा है, इसमें ढलान नहीं है, पानी कम स्पीड से जाएगा। इसमें तेज ढलान होने की वजह से पानी की स्पीड तेज है, तो कंकड़ पत्थर बहुत तेज स्पीड से बहुत दूर तक जाएंगे। यहाँ पर पानी की स्पीड कम है, किसकी वजह से, ढलान कम होने की वजह से। तो यहाँ पर ये कंकड़ पत्थर है वो धीरे धीरे, कैसे, बिल्कुल धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, ऐसे आगे की ओर बढ़ेंगे। बीच में कोई रुकावट आ गई, सपोज डैट ये कोई रुकावट आ गई, कोई भी अवरोध आ गया, सपोज डैट यहाँ पर एक छोटा सा नीचे से चट्टान का टुकड़ा बाहर निकला हुआ है, तो ये टुकड़ा यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, यदि नदी का तेज वेग है, यहाँ पर ढाल तेज है तो वेग तेज होगा, तो वहाँ पर तो ऐसे कोई अवरोध मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि पानी इतनी स्पीड से है, इन अवरोधों को ही तोड़ के लेकर चला जाएगा वो। ठीक है, तो जो निक्षेपण का काम होता है वो किस में होता है, जिस नदी में ढाल की कमी है, क्योंकि ज़्यादा ढाल होगा तो उसका वेग तेज होगा। ठीक है, दूसरी बात करें हम नदी के जल में अधिक विस्तार। ठीक है, सपोज डैट इस नदी में 5 किलो पानी है, 5 लीटर पानी है। ठीक है, और इस नदी में 5 लीटर पानी है, 5 लाख मान लो, 5 करोड़ मान लो, कितना भी मान लो, मैं लीटर में मान लिया। 2 नदियां हैं, इसमें 5 लीटर पानी है और इसमें 5 लीटर पानी है। ठीक है, इस नदी का जो आयतन था, आयतन का मतलब होता है फैलाव, इस नदी का जो फैलाव है कम है। ठीक है, दोनों में 5-5 लीटर पानी है, इस नदी का फैलाव इतना है, वहीं इस नदी का जो फैलाव है वो इतनी दूर में, मतलब ज़्यादा है। इस नदी का फैलाव ज़्यादा है, इसका कम है। तो आप खुद बताओ इन दोनों नदियों में से कौन सी नदी में जल का जो वेग होगा वो तेज होगा। तो नदी का वेग कौन से जल में तेज होगा, इस नदी में जो जल का वेग है वो तेज होगा इसकी तुलना में, क्योंकि इसकी चौड़ाई देखो, इसमें 5 लीटर जल है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो बिल्कुल आराम से बहेगा। इसमें कम दूरी है, कम चौड़ाई में फैला हुआ है, मतलब पानी बहुत तेज गति से बहने की कोशिश करेगा, पीछे से टक्कर टिकेगी। मैं एग्जाम्पल बता रहा था ना, एक दिन बताया था पिछली क्लास में भी मैंने, कि सपोज डैट कहीं भंडारा चल रहा है और वहाँ पर 50 लोगों का खाना है। ठीक है, एक साइड लोगों की संख्या कम है, 50 लोगों का खाना है, 25 लोग हैं वहाँ। ठीक है, क्या 25 लोग हैं, चलो ये मानो 50 लोगों का खाना है, खाना कितना है, 50 लोगों का है। और यहाँ पर यदि उस एरिया में सपोज डेट हमने मान लिया कि भाई 1 किलोमीटर में हम 50 लोगों को खाना खिलाएंगे, और उस 1 किलोमीटर के एरिया में टोटली 50 लोग हैं, 50 लोगों का खाना बनाया गया, और 1 किलोमीटर के एरिया में 5 लोग हैं और 50 लोगों का खाना है, तो क्या करेंगे वो लोग, आराम से जाएंगे कि यार कितना खाना पड़ा हुआ है, आराम से खा लेंगे। ये सिचुएशन इसमें होती है, क्योंकि जल की मात्रा क्या है, इसमें फिक्स है, लेकिन इसका जो विस्तार है बहुत दूर में है, पानी चारों तरफ फैलता हुआ जाएगा। ठीक है, यदि 50 लोगों का खाना है, यहाँ पर हो 500 लोग, तो भाई साहब लोग भग के जाएंगे,
धक्का मुक्की होगी, तेज गति से भगेंगे, वो सिस्टम यहाँ है। यहाँ पर इस नदी का जो रास्ता है वो सकरा है, जबकि यहाँ पर क्या है, जल की मात्रा अधिक है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल इससे भी देख सकते हो, कोई भी नल लो, अपने घर में नल होता है ना, वो नल से भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप। एक फिक्स साइज की, एक इतनी साइज की नल की लो, इतनी मोटाई की, ठीक है, और अपने घरों में जो नॉर्मल मोटर होती है ना पानी छड़ाने की, उसके एक तो बारीक वाली नल के लगाओ, तो उससे जो पानी निकलेगा वो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत प्रेशर से निकलेगा। एक उसमें इतनी मोटी नल की सेट करो, तो उसमें जो पानी का प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा। और एक उस मोटर के पानी को, वो एक घर वाली मोटर यूज करनी है, एक उस घर वाली मोटर का जो पानी है उसको एक इतने बड़ी साइज के पाइप में डालो और फिर उसको आगे की ओर निकालो, तो पानी बिल्कुल धीरे धीरे जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि भाई पानी का प्रेशर भी आ रहा है। जो नल की पतली होगी उसमें पानी बहुत प्रेशर से जाएगा आगे की ओर, क्यों, रास्ता सकरा है, पानी अधिक है। तो ये सिस्टम यहाँ पर होता है। तो जब अधिक विस्तार का मतलब यही है कि भाई रास्ता सकरा है, नदी की चौड़ाई कम है, उसमें पानी अधिक है, तो तेज गति से बहेगा पानी। पानी कम है, नदी की चौड़ाई अधिक है, तो उसमें पानी कम गति से बहेगा। तो जब पानी की गति कम होगी तो वो अपने साथ जो भी अवसाद हैं, जो भी कंकड़ पत्थर हैं, उनको बहा के नहीं लेके जा पाएगी। और यदि पानी का वेग बहुत तेज है तो भाई साहब उसमें चाहे इतना मोटा पत्थर आए चाहे इतना आए, उसको भी वो तोड़ तोड़ के बहा के लेके चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद नदी के मार्ग में अवरोध। सपोज दैट ये हमारा रास्ता है, कोई भी नदी का है, और यहाँ पर कोई नदी बह रही है, एक तो इस रास्ते में कोई नदी बह रही है, एक इस रास्ते में कोई नदी बह रही है। इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल साफ रास्ता है, बिल्कुल पानी आराम से बिल्कुल मस्त तरीके से बह रहा है। जो कंकड़ पत्थर है वो भी आराम से गुड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि कोई अवरोध ही नहीं आ रहा। इस साइड यहाँ पर भाई साहब ऐसे अवरोध खड़े हुए हैं, ऐसे मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं, मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होंगे, छोटे पत्थर आएंगे, यहाँ पर टकरा के यहीं रुक जाएंगे वो। फिर कोई पत्थर यहाँ से क्रॉस हो गया तो वो यहाँ टकरा के यहाँ रुक जाएगा। कोई पत्थर बाई चांस यहाँ से भी रुक गया, क्रॉस हो गया, तो वहाँ यहाँ टकरा के यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि अवरोध है। यहाँ पर ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे। तो कोई भी नदी का जल है और उसमें कोई भी अवसाद रुकता है, कोई भी कंकड़ पत्थर रुकता है, तो वो भी डिपेंड करता है कि उस रास्ते में कितने अवरोध हैं। एक रास्ता है जिसमें एक भी अवरोध नहीं है, बिल्कुल साफ रास्ता है, तो वहाँ से चाहे इतना मोटा कंकड़ हो, चाहे इतना मोटा हो, चाहे इतना मोटा हो, कितनी मोटी साइज का कंकड़ पत्थर हो, आराम से गुड़ता गुड़ता चला जाएगा, क्योंकि बीच में कोई अवरोध नहीं आ रहा, ठीक है। पानी की गति कम भी होगी तो भी वो उसमें गुड़ के चला जाएगा। लेकिन यदि किसी रास्ते में इस तरीके के अवरोध है तो भाई साहब पानी की स्पीड चाहे कितनी तेज क्यों ना हो, यदि ये अवरोध है तो वहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे कंकड़ पत्थर इन अवरोधों के पास में रुक जाएंगे और यहाँ पर अवसाद जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो नदी के जो मार्ग है उसमें अवसाद पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नदी के जल में आयतन में कमी। देखो एक तो है नदी के जल में आयतन में कमी, एक है नदी के जल में अधिक विस्तार। दोनों बात अधिक बिल्कुल सेम है, दोनों बातें बिल्कुल सेम है, केवल छोटा सा अंतर है इन दोनों बातों में, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बाकी आप समझ गए होंगे। एक साइड तो क्या है, मैं एग्जाम्पल बताया था, दोनों में मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक में तो क्या है, ये दो नदियाँ हैं, ठीक है। एक सिचुएशन तो क्या बता रही है कि भाई साहब इन दोनों नदियों का जो आकार है वो बिल्कुल सेम है, चौड़ाई इसकी भी, ये जो चौड़ाई है इसकी 10 सेंटीमीटर है या 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मानो यार। इस नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है, इधर इस नदी की चौड़ाई भी 1 किलोमीटर है। इसमें 5 लाख लीटर पानी बह रहा है, इसमें 10 लाख लीटर पानी बह रहा है, तो पानी की ज़्यादा स्पीड कौन से में रहेगी, इसमें रहेगी, क्योंकि चौड़ाई तो दोनों नदियों की सेम है 1-1 किलोमीटर, लेकिन इसमें 5 लाख लीटर पानी है, इसमें 10 लाख लीटर पानी है। तो 10 लाख लीटर वाला, जिस नदी में 10 लाख लीटर पानी है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो पानी है वो तेज़ गति से बहेगा, तो यहाँ पर पानी बहुत तेज़ गति से बहेगा। दूसरी साइड बात क्या हो रही है कि दो नदियाँ हैं, एक नदी है एक नदी है, इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर है,
और दोनों में सेम पानी है, इसमें भी 5 लाख लीटर पानी है और इसमें भी 5 लाख लीटर पानी है। तो अब बताओ, दोनों में 5-5 लाख लीटर पानी है, इस नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है, इस नदी की चौड़ाई 5 किलोमीटर है। तो अब आप खुद बताओ, जल तेज गति से कौन से में बहेगा? इसमें बहेगा, ना कि इसमें। ठीक है, तो दोनों में ये बात है। यहाँ पर एक जगह आयतन अधिक है, एक जगह विस्तार अधिक है। ठीक है, नदी में बोझ या अवसाद में वृद्धि, तो ये बात तो वही हो गई। अवरोध मान लो चाहिए मान लो, अब कोई नदी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में कंकड़ पत्थर हैं और वहाँ पर नदी का जल स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। सपोज डेट आप बाइक चला रहे हो और ये कोई रास्ता है, इसके ऊपर ब्रेकर है, ऐसे ब्रेकर है, तो आप तेज़ स्पीड से भगा ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओगे फिर ब्रेकर, फिर स्पीड, फिर ब्रेकर, तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल रोकते रोकते चलोगे। ये हाल नदी के जल के साथ होता है। यदि उसमें अवसाद की मात्रा अधिक है, किसी नदी में अवसाद की मात्रा अधिक है, तो पानी ज़्यादा तेज़ स्पीड से नहीं बह पाएगा, तो वो अपने साथ कोई भी कंकड़ पत्थर लेके आ रहा है, उनको वो यहीं छोड़ के चला जाएगा। बस पानी पानी बहने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जल सोचेगा कि चल यार, क्यों पत्थरों को लेके चलता है तू, क्यों अवसादों को लेके चलता है, एक बार तो खुद तो निकल। तो यहाँ पर तो क्या करेगा, जब अवसाद अधिक होते हैं तो जल खुद ही निकल कर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप कि भाई निक्षेप द्वारा कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो देखो, इंग्लिश में भी पढ़ना है। एक होता है जलोदय पंख, एल्यूवियल फैन। एक होता है जलोदय शंकु, एल्यूवियल कॉन्स। एक होता है बालू का पुलिंग या बालू का तट, सैंड बैंक। एक होता है प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लीव्स। एक होता है बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन। एक होता है डेल्टा। ठीक है, तो ये टोटल 6 नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल रूप: जलोदय पंख, जलोदय शंकु, बालू का पुलिन या बालू का तट, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। ठीक है, ये 6 हैं जो निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक एक को थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोदय शंकु को। जलोदय शंकु समझ में आ जाएगा, जलोदय पंख उसी का विस्तार है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो, फिर मैं समझाऊंगा आपको जलोदय शंकु को। ठीक है, एल्यूवियल कॉन्स। देखो, जब पहाड़ों से नदियां उतरकर मैदानों में प्रवेश करती हैं, तब उनकी गति एकाएक मंद हो जाती है तथा वह पर्वत एवं मैदान के संगम स्थल पर अवसादों को जमा कर देती हैं, जो कि एक शंकु के आकार में तिकोना होता है, जिसे जलोदय शंकु कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊं, शंकु इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का, त्रिभुज के आकार का मानो शंकु, उसमें 3 कोण होते हैं ऐसे। ठीक है, तो शंकु कुछ इस तरीके का होता है, इसका जो ये वाला भाग वो ऊपर उठा होता है, ये 3 नीचे दसे हुए होते हैं। तो शंकु कुछ इस तरीके का आकार का होता है। अब मैं बताता हूँ, ये कोई पर्वत है। ठीक है, ये कोई पर्वत है। ठीक है, यहाँ से कोई नदी बह के आ रही है, ये यहाँ से क्या है, ये कुछ नदियाँ बह के आ रही है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये मैदानी भाग है। आगे क्या है, ये मैदानी भाग है इस तरीके से। ठीक है, मैदानी भाग है। अब ये नदियाँ बह के क्या करेंगी भाई साहब, पर्वतीय ढालों से बहती हुई आएंगी और इस तरीके से मैदानी भाग में बहेंगी। तो जब ये पर्वतों से बह के आएंगी तो यहाँ क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में अधिक ढलान है। यहाँ पर क्या है, अधिक ढलान है। तो अधिक ढलान की वजह से क्या होगी, इनकी स्पीड भी तेज़ होगी। फिर ये मैदानी भागों में प्रवेश करेंगी, तो यहाँ पर ढलान कम है तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी। दूसरा, जब ये पर्वतीय क्षेत्रों से बहेंगी, यहाँ पर इनकी स्पीड भी तेज़ है, नदियों में एनर्जी भी तेज़ है, तो ये अपने साथ, पर्वतीय क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर भी बहुत मिलते हैं, तो ये अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थरों को बहा के लेके आएंगी और अपने रास्ते में यहाँ पर, क्योंकि आगे तो इनकी स्पीड कम हो ही गई, गिरते ही स्पीड कम हो जाती है, तो इनमें इतनी पावर नहीं हो रह पाती कि ये इन कंकड़ पत्थरों को आगे तक बहा के लेके जाएं। तो ये क्या करती हैं, इनको यहीं निक्षेपित कर देती हैं। और ये निक्षेपित इस तरीके से होता है कि कुछ इस तरीके से शंकु के आकार का, क्योंकि यहाँ पर पानी आएगा, आते क्या होगा, टकराएगा,
बहुत सारे कंकड़ पत्थर फैले हुए पड़े होते हैं यहाँ पर, तो उन कंकड़ पत्थरों से टकराएगा जल, तो उस जल के साथ क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, कंकड़ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, तो वो टकरा कर इस तरीके से चारों तरफ फैलते जाएंगे और धीरे धीरे एक जो वो कंकड़ पत्थरों का जमाव है वो इस तरीके से हो जाता है, एक शंकु के आकार का हो जाता है और उसमें इस तरीके से वो नदी बह के निकल जाती है आगे। ठीक है, तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र, तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, कौन सा, जहाँ नदी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर उस पर्वत के किनारे पर, पर्वत के किनारे पर इस तरीके से शंकु के आकार में अवसादों का जमाव हो जाता है। देखो एक शंकु बन रहा है ना, शंकु के आकार में अवसादों का जमाव हो जाता है। देखो बिल्कुल शंकु के आकार में अवसादों का जमाव है और इसे कहते हैं हम जलोदय शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोदय शंकु। तो इस डायग्राम से ध्यान रखो, जलोदय शंकु कहाँ पर बन रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों के ढाल या पर्वतीय क्षेत्रों के किनारे एवं मैदानी क्षेत्रों के किनारे, दोनों के बीच में। यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों का किनारा है, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों का किनारा है, इन दोनों के बीच में अवसादों का जमाव हो रहा है, वो भी एक शंकु के आकार में। तो इसे क्या कहते हैं, जलोदय शंकु कहते हैं। अब भाई साहब जलोदय पंख क्या होता है, मैं बताता हूँ। जलोदय शंकु बन गया है हमारा, ये कुछ इस तरीके से हमारा जलोदय शंकु बन गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से बहुत मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, मोटे मोटे भी हैं, कुछ मी साइज के भी हैं, पतली साइज के भी हैं और कुछ मोटे मोटे भी हैं। इस तरीके से कुछ अलग अलग साइज के कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा कंकड़ पत्थर है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक रास्ता तो बचा, अरे यार 1 मिनट प्लीज़, दोबारा बनाना पड़ेगा, छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये कोई शंकु है, जलोदय शंकु। ठीक है, यहाँ पर ये भिन्न भिन्न साइज के, अलग अलग साइज के क्या पड़े हुए हैं, कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं। ये कुछ इस साइज के हैं, फिर इसी में कुछ इस साइज के भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ही कुछ अलग अलग साइज के ऐसे कंकड़ पत्थर पड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर क्या है, ये नदी का जल बह के आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, कोई भी कहाँ भी रास्ता मान लो, इस तरीके से नदी का जल बह के आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेगा, इस नदी के जल को आगे तो रास्ता मिलेगा नहीं कि चलो ऐसे रास्ते से बह के चला जाएगा, क्योंकि बीच बीच में कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जल है ना, जो इन रास्तों से बहेगा, जैसे मैं दिखाता हूँ रास्ता, जैसे ये जल आया इस रास्ते से, ऐसे इन कंकड़ पत्थरों के बीच से होता हुआ ऐसे बहेगा, ऐसे ढलान के अकॉर्डिंग ये ऐसे बहेगा, इन कंकड़ पत्थरों के बीच से बहेंगे ऐसे, इस तरीके से बहेगा ये जल कंकड़ पत्थरों के बीच से ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, क्या है ये जलोदय शंकु है, वो सॉरी पंख है, ये क्या है, जलोदय पंख है। यहाँ पर जल क्या कर रहा है, ऐसे कंकड़ पत्थरों के बीच से रास्ता निकालते हुए बह रहा है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं हम, जलोदय पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोदय पंख कहते हैं। और ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है, इन छोटी छोटी नदियों की वजह से इसको जलोदय पंख कहते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो अब हम आगे बताते हैं आपको। देखो जलोदय शंकुओं पर नदियाँ कई छोटी छोटी नदियों में विभाजित हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ना, कुछ इस तरीके से अपना रास्ता देखते हुए पानी को आगे निकालने की कोशिश कर रही हैं, तो इस तरीके से छोटी छोटी नदियों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम जलोदय पंख कहते हैं। ठीक है, और ध्यान में रखना, जलोदय पंख जलोदय शंकु से विस्तृत होता है। जलोदय पंख होता है जो जलोदय शंकु की तुलना में विस्तृत होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है यहाँ पर आपको, जलोदय शंकु तरुणावस्था में अंतिम चरण एवं प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक है। जलोदय शंकु का निर्माण कब होता है, तरुणावस्था के तो अंतिम चरण में, प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण में। ठीक है, प्रौढ़ावस्था का प्रथम चरण, तरुणावस्था का अंतिम चरण, इन दोनों के बीच में किसका निर्माण होता है, जलोदय शंकु का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि हम 3 आकृतियाँ, मैंने कल भी बता दिया था जब अपर्दनात्मक स्थलाकृति पढ़ाया था मैंने, कि इनको यदि अपर्दनात्मक स्थल रूप है ये, यदि इनको वो आकार के आधार पर व्यवस्थित करवा ले, तो ध्यान रखना सबसे छोटी साइज होती है गार्ज की,
गार्स का विस्तृत रूप होता है वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप होता है कैनियन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं प्राकृतिक तटबंध पर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है प्राकृतिक तटबंध। देखो, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इसको पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ के समय मिट्टियों के जमाव द्वारा लंबे तथा कम ऊंचाई के तटों का निर्माण होता है, जिसे हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। सिंपल सी बात है कि नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ के समय मिट्टियों के जमाव द्वारा लंबे तथा कम ऊंचाई के तटों का निर्माण होता है, जिसे हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। देखो मैं समझाता हूँ। ये कोई नदी बह रही है और आराम से बह रही थी। अचानक क्या हुआ, इसमें जल की मात्रा अधिक हो गई। जल की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा भाई साहब, इस नदी में क्या आएगी, बाढ़ आएगी। ठीक है, बाढ़ आएगी तो नदी के इसमें तो ये जल आएगा नहीं, तो क्या करेगा, ये जल बाहर की ओर गति करेगा। तो ये जल इस तरीके से बाहर की ओर गति करेगा। ठीक है, इस तरीके से बाहर की ओर गति करेगा जल, किनारों की ओर। ठीक है, इस तरीके से किनारों की ओर गति करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, अवसादों का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है, वो अपने साथ अवसादों का जमाव हो जाता है, क्योंकि जो ये नदियाँ हैं वो अपने साथ कंकड़ पत्थरों को इस साइड भी लेके चली जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कंकड़ पत्थरों का जमाव हो जाता है और नदी के दोनों किनारों पर कटकों का निर्माण हो जाता है, या फिर एक तरीके से बोले तो मिट्टी कंकड़ पत्थर इनकी एक दीवार सी बन जाती है जो कम ऊंची होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये भी। जमाव द्वारा लंबे तथा कम ऊंचाई के तटों का निर्माण हो जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डेल्टा पर चलते हैं। सिंपल सी बात है। देखो, डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। जब मैं आपको थॉट पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी ये बात आपको पढ़ने की मिलेगी। तो डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, हेरोडोटस ने किया, नील नदी के अध्ययन के दौरान। और कब किया था, जब हेरोडोटस नील नदी का अध्ययन कर रहा था। नील नदी कहाँ पर है, मिस्र में। वैसे तो अफ्रीका में बह रही है, लेकिन हेरोडोटस ने मिस्र देश में नील नदी का अध्ययन कर रहा था। वो मिस्र देश से भी नील नदी होकर बहती है। तो मिस्र देश में बैठा बैठा वो जो नील नदी बह रही थी उसका अध्ययन कर रहा था, और उसी के दौरान उसने डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। तो डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस ने किया नील नदी के अध्ययन के दौरान, वो भी मिस्र में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नदी द्वारा अपने अवसादों को त्रिभुजाकार रूप में जमा किया जाता है। डेल्टा क्या होता है, एक त्रिभुजाकार आकृति होती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से नदी एंट्री करती है और ये तटीय क्षेत्र होता है। ये तटीय क्षेत्र होता है। तटीय क्षेत्र आपको पता ही होगा, ये है क्या, तटीय क्षेत्र। और इस साइड ये क्या है, महासागर है कोई। ठीक है, और ऐसे कोई नदी आ रही है ये। ठीक है, यहाँ पर ये छोटी छोटी नदियाँ बन जाती है, क्योंकि नदी की पावर बहुत कम हो जाती है, वो अपने अवसादों को इस एरिया में छोड़ने लग जाती है। और नदी का जल है वो भी कम मात्रा में हो जाता है, और नदी का जो आकार है वो यहाँ पर आके विस्तृत हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नदी बहुत दूर में फैलती हुई आराम से धीरे धीरे पानी निकलता है, अवसाद यहाँ पर छोड़ती जाती है वो। ठीक है, तो इस तरीके से एक त्रिभुजाकार स्तर रूप का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, बाढ़ का मैदान, बाढ़ द्वारा निर्मित मैदान। सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखो कि बाढ़ आने पर जो मैदान बनता है उसे हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, बाढ़ का मैदान कैसे बनता है ये भी बता देता हूँ मैं। ये कोई नदी है, इसमें बाढ़ आई, पानी नदी से इस साइड गति करेगा, क्योंकि नदी में जल की मात्रा बढ़ गई तो जल इस तरीके से चारों तरफ गति करेगा। तो ये नदी का जल है जो अपने साथ अवसाद लेके चला जाएगा, और यहाँ तक आ गया, कंकड़ पत्थरों को लेकर यहाँ तक आ गया ये। ठीक है, क्योंकि स्पीड में जल था तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आ गया। धीरे धीरे नदी का जल स्तर कम हुआ और पानी वापस नदी की ओर लौटना स्टार्ट किया। ठीक है, जब जल वापस नदी की ओर लौटेगा तो वो क्या करता है, नदी के जल में एनर्जी कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, तो वो इन कंकड़ पत्थरों को यहीं पर छोड़ कर आ जाता है, और खुद जल केवल पानी अपना, केवल खुद पानी बहकर आ जाता है वापस नदी की ओर। तो इस तरीके से ये जो मैदान बनता है इसको क्या कहते हैं हम, बाढ़ का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं। जैसे मिसिसिपी नदी ने, गंगा नदी है, सिंधु नदी है, नील नदी है, इनमें जब बाढ़ आती है तो इनसे मैदान का निर्माण होता है। जैसे भारत में गंगा का मैदान है,
सिंधु नदी का मैदान है, नील नदी का मैदान है, मिसिसिपी का मैदान है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सबसे गजब की बात, यहाँ से इस तरीके से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने डिसाइड किया इस तरीके से बताने का, और यहाँ पर आपको ओवरऑल सारे स्थल रूप याद भी हो जाएंगे। जो कैंडिडेट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बंदे ध्यान रखना, यहाँ पर आपको अपरदनात्मक स्थलाकृतियों से पहले जो मैंने कुछ पढ़ाया है उन सभी को याद करना है। अपरदनात्मक स्थल रूप और निक्षेपात्मक स्थल रूप, ये जो आकृतियाँ हैं इन सभी को याद करना है कि कौन सी किससे संबंधित है। बाढ़ का मैदान किससे संबंधित है, अपरदना डेल्टा किससे संबंधित है, भाई निक्षेपात्मक स्थलाकृति है या किससे संबंधित है। एक ये ध्यान में रखना कि कौन सा किसके द्वारा निर्मित है। ठीक है, बाकी ये जो डिटेल की बातें हैं वो चाहे आप मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेट जेआरएफ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि प्राकृतिक तटबंध का जो प्राकृतिक तटबंध है वो किस स्थल रूप के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 आ जाता है नदी द्वारा निक्षेपात्मक, नदी द्वारा अपरदनात्मक, पवन द्वारा निक्षेपात्मक, पवन द्वारा अपरदनात्मक। तो हमें ध्यान है कि प्राकृतिक तटबंध का निर्माण नदी के निक्षेपात्मक के द्वारा होता है, तो हम सही कर देंगे, बाकी हम गलत करके आ जाएंगे। तो नेट जेआरएफ में तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार नेट जेआरएफ में, बाकी कॉलेज लेक्चर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बहुत सारे तो नहीं, मतलब बहुत सारी बार आ चुका है, ये ध्यान में रखना आपको। अब हम बात करते हैं कि नदी द्वारा ऊपरी या पहाड़ी भाग में निर्मित स्थल रूप, या हम बोल सकते हैं प्रारंभिक रूप में या प्रारंभिक समय में निर्मित स्थल रूप, कि नदी द्वारा ऊपरी या पहाड़ी भागों में या प्रारंभिक समय में निर्मित स्थल रूप। तो नदी सबसे पहले कौन से स्थल रूप बनाती है, ये ध्यान में रखना। तो नदी है ना जो सबसे पहले भाई साहब वी आकार की घाटी बनाती है, फिर गार्च बनाती है, कैनियन बनाती है, जलगर्तिका बनाती है, छिपरिका बनाती है, जलप्रपात बनाती है, अंतर्ग्रंथित पर्वत स्कंद बनाती है। तो ये स्थल रूप है जिनका निर्माण नदी सबसे पहले करती है। ठीक है, ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में कर लेती है, अपने पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में इनका निर्माण कर देती है। उसके बाद नदी मैदानी भागों में आ जाती है, या नदी अपने मध्यवर्ती भाग में आ जाती है। नदी अपना आधा रास्ता तय कर लेती है, अपने मध्यवर्ती भाग में आ जाती है या मैदानी भाग में आ जाती है, और फिर किस किस का निर्माण करती है, जलोढ़ पंख का, जलोढ़ शंकु का, प्राकृतिक तटबंध का, संरचनात्मक सोपान का, गोखुर झील का और नदी विसर्प का। ठीक है, इन सभी का निर्माण नदी अपने मध्यवर्ती भाग में करती है, मैदानी भाग में करती है। और नदी सबसे लास्ट में, जब नदी समुद्र में या महासागर में मिलने वाली होती है, अपने बिल्कुल लास्ट स्टेज में या निम्न स्टेज में या डेल्टाई भाग में कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण करती है, बाढ़ का मैदान है, डेल्टा है या गुम्फित नदी है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसी के साथ नदी द्वारा निर्मित संपूर्ण स्थल रूप, बाह्य कारकों में नदी, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। कोई सी किताब पढ़ के देख लो, सब में ऐसा लगेगा कि भाई साहब यहाँ से भी हमने पढ़ लिया, इसको भी हमने पढ़ लिया, इसको भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, और इसी तरीके से आप हिमनद, परिहिमानी, पवन, सागरीय तरंग द्वारा, भूमिगत जल द्वारा ये सब पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा पेड बैच ज्वाइन कर लो। चार्ज नाम मात्र है। ठीक है, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है जिसके थ्रू आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।